जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि नायब सदर सीपी राधाकृष्णन को एजाजिया मिला है और लोक भवन में रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन है। बतौर चीफ गेस्ट इसमें शिरकत की है नायब सदर जमहूरिया ने और इसमें कई अहम लीडरान भी शामिल हुए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन शुरू होने वाला है। कॉन्वोकेशन के लिए लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और इससे पहले आज सुबह लोक भवन में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से नायब सदर सीपी राधाकृष्णन के एजाज में एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की है। प्रोग्राम में नायब सदर सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नायब सदर सीपी राधाकृष्णन के कश्मीर दौरे को लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। 21वां कॉन्वोकेशन यहाँ पर हो रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, जिसमें मुल्क के नायब सदर जमहूरिया शामिल हुए हैं और कई अहम लीडरान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, खुशी का माहौल है, बच्चों को डिग्रियाँ यहाँ पर मिलेंगी और सिक्योरिटी के भी इसमें मज़ीद सख्त इंतजाम किए गए हैं। कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं। राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन को एजाज़िया मिला है नायब सदर जमहूरिया को, और इस जम्मू यहाँ पे कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है उसका 21वां कॉन्वोकेशन है। बतौर चीफ गेस्ट इसमें शामिल होंगे नायब सदर जमहूरिया के दौरे को लेकर सिक्योरिटी सख्त है। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन शुरू होने वाला है और कॉन्वोकेशन के लिए लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले आज सुबह लोक भवन में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से नायब सदर सीपी राधाकृष्णन के एजाज में एक रंगारंग प्रोग्राम भी हुआ है और जिसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की है। प्रोग्राम में नायब सदर सीपी राधाकृष्णन की मौजूद रहे। आपको बता दें कि नायब सदर सीपी राधाकृष्णन के कश्मीर दौरे को लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? कॉन्वोकेशन होने वाला कश्मीर यूनिवर्सिटी का क्या कुछ खास इंतजाम है इसमें? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का आज ये 21वां कॉन्वोकेशन जो है शुरू हो चुका है, जिसके आज मेहमान खसूसी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के सीपी राधाकृष्णन, वो के मेहमान खसूसी रहेंगे। इनके साथ साथ हमें यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी देखने को मिल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी जो है अब डाइस पे पहुंच चुके हैं। हालांकि आते ही उनको शॉल से जो है नवाजा गया और खासतौर पर जो एक कश्मीर की जो एक रिवायत जो है समावार से उनको जो है वहाँ पे उनकी इज्जत अफजाई की गई। और कहा जा सकता है कि जो ये कॉन्वोकेशन है अब ये शुरू हो चुका है। जो पार्टिसिपेंट्स बेसिकली हैं वो इसमें बिल्कुल सभी पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से आपने इंतजाम की अगर हम बात करें तो पूरे शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी के इंतजाम को काफी मजबूत कर दिया गया था। कल दोपहर से ही अगर हम देखें तो पूरी रात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्वेलेंस जो है खासतौर पर दरगाह हजरतबल जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है मौजूद है, इस जितने भी इसके जो कनेक्टेड जो रोड्स हैं, एरियाज हैं, उन सभी में जो है सर्वेलेंस काफी ज्यादा मजबूत कर दी गई थी। डल लेक के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे भी सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद जो है डिप्लॉय की गई है ताकि इस प्रोग्राम को जो है एक सक्सेसफुल मैनर में जो है पूरा कंप्लीट किया जाए। हालांकि ये तरतीब जो है वो हमें देर शाम तक देखने को मिल सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है। और इस वक्त अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मौजूद है और उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ मौजूद हैं और साथ साथ अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद है। और करंटली इस वक्त जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नीलोफर, वो अभी खिताब कर रही है स्टूडेंट्स को। और अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की कॉन्वोकेशन की बात करें, एटलीस्ट 59,000 के आसपास जो है आज जो सर्टिफिकेट्स जो है डिग्रीज जो है खासतौर पर पोस्ट ग्रेजुएट्स को जिन्होंने अपने
जो कोर्सेज जो है वो मुकम्मल किए तलबा हैं, से बात हुई मीर कि आप कंप्लीट कितने की है। पुरजोश हैं वो आज कॉन्वोकेशन को लेकर, और फिर नायब सदर जमहूरिया भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये काफी एक इज्जत और एहतराम का मौका होता है जब एक जी। स्टूडेंट अपनी डिग्री को मुकम्मल करता है और उसको एहसास करने के लिए मुल्क का जो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद वहां पे आए और अपने हाथों से उनको वो सर्टिफिकेट थमाए, डिग्री हाथ में थमाए, तो वो एक बहुत बड़ी एक जी। अचीवमेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए जिसने अपने उन सब तालीमी निज़ाम को मुकम्मल किया होता है। तो ऑब्वियसली ना सिर्फ ये एक एक्साइटमेंट का माहौल है बल्कि साथ साथ एक रिस्पेक्ट का भी जी। एक माहौल जो है खासतौर पर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। और जहां तक आज इनकी प्रेजेंस की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ऑब्वियसली जी। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स के नशोनुमा पे भी पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि जो उन्होंने मेहनत की है इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए, इन डिग्रीज को कंप्लीट करने के लिए, हासिल करने जी। के लिए, उसका एक बिल्कुल पॉजिटिव कंक्लूजन जो है उनके सामने देखने को मिलता है। और ना सिर्फ जो करंट आज यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हासिल करने वाले हैं, अपनी डिग्रीज को हासिल करने वाले हैं, बल्कि और मजीद जो अभी अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं उनके मन में भी अब ये एक जी। ख्वाब पैदा होता है कि उनका जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो उनके लिए भी इसी तरह से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा जहां से उनको इज्जत से नायब नवाजा सदर जाएगा। जमहूरिया तो तलबा ये को बहुत ही- खिताब भी करेंगे मीर? जी बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अभी प्रोफेसर जो है नीलोफर खान वो अभी जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, वो अभी स्टूडेंट्स को मुखातिब हो रही हैं, उनका अभी खिताब चल रहा है। और जी। इसके बाद क्योंकि उन्होंने अपने वेलकम नोट में भी सबका शुक्रिया अदा किया है, चाहे हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, एलजी की बात करें या चीफ मिनिस्टर की बात करें या बाकी जोमा जो खास तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के हैं, उन सबको अपनी तरफ से वेलकम किया है। जी। लेकिन इसके साथ साथ जो खासतौर पर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन नशोनुमा की जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर प्लानिंग्स है उसके बारे में भी आगाही की जा रही है, ताकि जी। यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा जो एक सपोर्ट जो है सेंट्रल की तरफ से मिल पाए। जिस तरह से आज एक बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे बड़े पैमाने पे भी आने वाले वक्त में हमें मेजर जी। पार्टिसिपेशन जो है या मेजर जो एजुकेशन सेक्टर में जो बढ़ावा जो है वो देखने को मिले। तो उन सभी चीजों को जो आइडियाज है, जो विजन जो है यूनिवर्सिटी का, उसको अभी सभी चीफ गेस्ट के साथ जो है गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो है वहाँ पे मौजूद है, इनके साथ जी। शेयर किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का एक रोल जो है यूनिवर्सिटी का रहेगा जिससे वो अपने कैरियर को और ज्यादा मजीद बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में अभी जो है अभी जी। डाइस पे जो वाइस चांसलर डिटेल कर रही है। और एक्सपेक्टेड है कि बिल्कुल इस खिताब के बाद वन बाय वन जो है हमें इन सभी जी। दिग्गज जो रिप्रेजेंटेटिव्स है हमारे मुल्क के या जम्मू कश्मीर के, इन सभी के जो स्पीच जो है वो हमें जी देखने को बिल्कुल, मिलेंगे। तलबा को जी। काफी मुतासिर करेंगे ये स्पीच भी, इंतजार है इसका। और एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम भी किए गए, उसमें क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, क्योंकि कल बड़े वार्मली जो है वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे वेलकम किया गया, जो चाहे हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें या जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने बजात खुद इन प्रेजेंस जो है उनको यहाँ पे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वेलकम किया। लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि जब भी हमारे मुल्क से कोई भी बड़े दिग्गज जो रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीर आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी यहाँ पे बड़े जोशो खरोश और इज्जत और एहतराम के साथ की जाती है। जी। और उसी एहतराम का एक हिस्सा ये भी होता है कि कश्मीर के कल्चर को उनके सामने दर्शाया जाए। तो इसी सिलसिले में जो एक कल्चरल प्रोग्राम जो है लोक भवन में ऑर्गेनाइज किया गया था। जी। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके सामने कई सारे रंगारंग प्रोग्राम जो है चाहे हम फोक डांस की बात करें, फोक म्यूजिक की बात करें, यहाँ की तहजीब और सकाफत की अगर हम बात करें, तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हमें आज उस कल्चर प्रोग्राम में देखने को मिले, जिससे काफी ज्यादा जो लुत्फ अंदोज है जी। वाइस प्रेसिडेंट भी हुए और काफी सराहना भी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी जी। और यहाँ के कल्चर की हमेशा तारीफ होती हुई आई है। तो जो शुरुआत बेसिकली अगर आप आज के दिन की बात करें तो लोक भवन से शुरू होती हुई हमें नजर आई, जहाँ पे इस रंगारंग प्रोग्राम को जो है वाइस प्रेसिडेंट के सामने पेश किया गया। और उसके बाद जो जी। उनका जो रुझू जो था वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ जी देखने को बिल्कुल, मिला। अब जी। बच्चों को यहाँ पर डिग्रियाँ मिलेंगी और काफ़ी पुरजोश माहौल, अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। और काफ़ी फ़ख्र का लम्हा है ये कि यहाँ पर नायब सदर जमहूरिया पहुँचे हैं और लोगों को जो तलबा हैं उनको डिग्रियाँ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएं कि रियासी में एक तेज़ रफ्तार डंपर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डंपर काला मोड़ से रियासी की तरफ जा रहा था और टाली मोड़ के पास में ड्राइवर काबू खो बैठा और डंपर सड़क से नीचे गिर गया और हादसा होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मकामी लोग फौरन मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से खाई में गिरे ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया, हालांकि उसे शदीद चोटें आई हैं। जख्मी को फर्स्ट एड के लिए जिला अस्पताल रियासी पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हादसे की जांच की शुरू कर दी गई है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के करनाहा के अपर नचायन इलाके में एक सड़क हादसे में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान मकसूद साकिन दिलदार के तौर पर हुई है। हादसे के दौरान मकामी लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तंगधार पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने हालात नाजुक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया है। बनिहाल में एमएलए सज्जाद शाहीन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 लाख रुपए की लागत से बने ओवरहेड फुटब्रिज का इफ्तिताह कर दिया है। ये फुटब्रिज कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के तहत तैयार किया गया है, जिसमें स्कूल कैंपस में तलबा की हिफाजत और सहूलत बढ़ेगी। इस मौके पर एमएलए ने कहा है कि इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी सहूलत देना उनकी तरजीह है और बच्चों का मुस्तकबिल सबसे अहम है। उन्होंने स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम का भी जायजा लिया, जहां सीडीएफ के तहत डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है ताकि स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा मिल सके। प्रिंसिपल शब्बीर अहमद ने एमएलए का शुक्रिया अदा किया, जबकि तलबा ने भी बेहतर सहूलत मुहैया कराने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस इंस्टीट्यूट पे मैं जब आता हूँ मेरा दिल बहुत मुतमईन होता है, क्योंकि ये एक दिस स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हायर सेकेंडरीज और इसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आया था, मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि एक ओवरहेड एक ब्रिज जो है, ये 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, इनका बीच में कनेक्शन नहीं था, तो स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर ही इसको कनेक्ट करने के लिए एक ओवरहेड ब्रिज की ज़रूरत थी। तो मैंने शायद 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, कितने 2 लाख रुपए अपने CDF में से एलोकेट किए थे। तो आज हमने उसको यहाँ पे इनाग्रेट किया और साथ ही साथ हमने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के गूल और बनिहाल इलाके में तकरीबन 54 के आसपास स्मार्ट बोर्ड दिए थे अपने CDF में से, और आज हमने वो भी देखा फंक्शनल। मुझे वो देख के भी बड़ी खुशी हुई। ये बच्चे उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उनके क्लासेस में हमने इंट्रोड्यूस किया। बीजेपी यूटी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर नौजवानों को लगातार गुमराह किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये पार्टियां आवाम का पैसा लूटने में शामिल रही हैं और अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई हैं। डॉक्टर जसरोटिया ने एनसी की उमर अब्दुल्ला सरकार को ज़मीन पर पूरी तरह नाकाम बताया और उस पर ख़ानदानी सियासत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टर जसरोटिया ने कहा है कि डेली वेजर्स मजदूर अपनी मांगों के ना पूरा होने पर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जो सरकार की नाकामी को दिखाता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कारकुनान जम्मू कश्मीर की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप जी मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के यूटी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जी हैं। इनसे बात करते हैं। आज ये ज़िला कुलगाम पहुंचे। डॉक्टर साहब, जी मीडिया में आपका खुशामदीद। धन्यवाद। अंदर जो तकरीर आपने की और काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना आपने जो है मौजूदा सरकार के साथ जो पीडीपी कांग्रेस से, आखिर वजूहत क्या हैं? क्या कुछ नाराज़गी है? देखिए, नहीं, नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मैं कश्मीर में तो मुझे कम से कम भी मुझे लगता है 20-25 साल हो गया कश्मीर में आते हुए। पहले चाहे अपने काम के सिलसिले में आता तो उसके बाद सियासी सिलसिले में यहाँ पर आता।
और कश्मीर में शायद बड़े छोटा जब मैं था तो तब मैंने वो अमन सुकून वाला कश्मीर भी देखा है। उसके बाद जब यहाँ पर कत्लो गारत के सिलसिले, बम ब्लास्ट के सिलसिले वो भी मैंने देखे हैं, और अब पिछले 5-6 सालों से जो अमन सुकून यहाँ पर लौटा है मैंने वो भी देखा है। तो मुझसे बढ़िया मुझे लगता है इतना बढ़िया एनालिसिस बीइंग आउटसाइडर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कश्मीर से बाहर से जो चीज़ों को देख रहा है उससे ज़्यादा बढ़िया कोई आंकलन लगा नहीं सकता इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कश्मीर का प्रवास रहा है। बड़े अमन सुकून सुख चैन वाले लोग हैं, लेकिन इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई उसके ऊपर तो बात मैं हमेशा करता रहूँगा, और मेरे हर जलसे में, हर तकरीर में यही बात रहती है जो मैं आज की है। सर, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने, एनसी ने, पीडीपी ने जो है यहाँ के लोगों को जो है लूटा, किस तरह लूटा, थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ पर खजानों के मुंह खोल दिया हर एक चीज़ के लिए, लेकिन पुरानी सरकारें भी पैसे देती रही, लेकिन वो पुराना पैसा कहाँ गया आज तक किसी ने हिसाब किताब नहीं लिया। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि कश्मीर वाले शायद हिसाब किताब में थोड़े कमजोर हैं। इनके बुजुर्गों का पैसा था, बड़े पैसे यहाँ पर आए, वो पैसे कहाँ गए? धरातल पे तो पैसा कोई लगा नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे, जो आज़ादी से लेके आज तक जो कश्मीर के लिए पैसा केंद्र की सरकारों ने दिया, अगर वो पैसा लोगों तक पहुंचता तो एक एक फैमिली के खाते में कम से कम 1-1 करोड़ रुपया होता आज, लेकिन वो पैसे है कहाँ पर है? आज इनसे पूछे कहाँ पर गया? आज बजट भी इनका डबल कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी इनको पूछे तो कहाँ तरक्की है? तरक्की वही है जो पिछले 4-5 सालों में 5 अगस्त 2019 के बाद हुई। उससे पहले तो यहाँ लोगों को पता नहीं था कि तरक्की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी का दायित्व बनता है, किसी का नहीं पड़ता। आप कुलगाम में देख लीजिए कितने पुराने यहाँ पर विधायक चल रहे हैं, लेकिन कुलगाम की भी आपके सामने हालत है, कितना ही टूरिज्म है या कितनी ही बाकी चीज़ें, बेसिक सुविधाएं लोगों के पास पहुंची हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को पूछना चाहिए इन सब लोगों से, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर लोगों को ये देखना चाहिए कि पिछले 4-5 साल का जरा आप एक कंपैरिजन करें, 50-60 साल का कंपैरिजन करें, और 1.5 साल का उमर साहब की सरकार का भी कंपैरिजन करें। लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि बदलाव कब आया और क्यों आया। और आज सबसे बड़ी दिक्कत इस जो प्रेजेंट रजीम की ये है कि अभी तक तो 60 साल से आप लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रहे थे, इनके बुजुर्गों को भी आपके बेवकूफ़ बनाया, लेकिन इस बार ये आपने गलती ये की कि उमर साहब की पार्टी ने वो झूठ लिखकर दे दिया जिसका नाम था इनका मैनिफेस्टो, जिसके लिए उन्होंने कहा, उमर साहब ने असेंबली में भी कहा कि हाँ जी गलती से लिख दिया हमने, क्योंकि इनको अब ये नहीं पता कि कश्मीर के लोगों की सोच बदल गई है। कश्मीर के लोग कहते हैं वो पुराना जमाना गया कि आप झूठ बोलते थे तो काम चल जाता था। अब जो आपने बोला वो पूरा कर दिखाओ। 2 नौकरियां, 2 मुफ्त राशन, 2 फ्री बिजली, हमारे को बेसिक सुविधाएं दो, पानी दो हमारे को। तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि लोग अब इनसे आज की दौर में लोग जो है वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि एनसी को वोट डाल के हमने गलती कर दी, या सीपीआईएम को वोट डाल के हमने गलती कर दी। वही अच्छा था जो 4-5 साल से हमारे को केंद्र की सरकार से जो मदद मिल रही थी, आज भी वही मिल रहा है। सर, यहाँ पे अगर बात की जाए जो अपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ जिसे हम कहते हैं, वो जमहूरियत की रूह होती है, क्योंकि आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, क्या अपना हक अदा कर रही है वहाँ? देखिए हम तो पूरी तरह से हक अदा कर रहे हैं जनाब, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सीएम साहब की इतनी एरोगेंस है, वो आपके सामने देख लीजिए। कभी हमारे पर भी उनका गुस्सा फूट पड़ता है, और कभी आप देख लीजिए उनके खुद के विधायक हैं शायद बिजबेहड़ा से, उनको भी उन्होंने खरी खोटी सुना दी कि बेटा अगली बार मैं तुझे टिकट नहीं दूंगा। तो जब आप खुद को सिपे सलार समझेंगे, जब कहेंगे मेरा खानदानी राज है भाई, तो फिर ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कम से कम अब उमर साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि मोदी जी से दिया हुआ आप फंड्स तो लेते हैं, मोदी जी के जरा मॉडल को फॉलो करें, सबका साथ सबका विकास, केवल अपने परिवार का विकास नहीं है, सबको लेकर चलें। कुलगाम भी आपका अपना है, आपका शोपियन भी आपका अपना है, गुरेज भी आपका अपना है, टांगधर भी आपका अपना है, अनंतनाग के ऐसे इलाके हैं जिन्होंने 60-70 साल में पहली बार बिजली देखी, ये भी आपके अपने इलाके हैं। जम्मू को तो खैर अपना कभी समझोगे नहीं आप, वो तो मुझे पता, पूरा यकीन है मेरे को उमर साहब के। यहाँ पे अगर बात की जाए जो यहाँ के शाल बेचने वाले हैं, बहुत सारे जो हैं बाहर जाते हैं, बाकी जो रियासतें हैं वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, पीटा जाता है, लेकिन बीजेपी की किसी लीडर का कोई बयान उनके हक में नहीं आता है। वैसे तो आप स्टेट स्पोक्स पर्सन क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लीडर का मेरे बयान आप निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन मैं उसका कसूरवार भी उमर साहब और इनके महबूबा जी उन पॉलिटिकल पार्टीज को समझता हूं। कैसे? मैं ऐसे समझता हूँ, आप देखिए आप क्या बताते हैं, आप बताते हैं जम्मू कश्मीर एक अलग प्लेनेट है और हिंदुस्तान अलग है। जब आप इस तरह की सोच, जो यहाँ पर आया वो हिंदुस्तान से आया, जो यहाँ का है वो अलग है। जब आप इस तरह का डिवाइड लोगों में करेंगे, जब आप लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने साथ, तो दिक्कत तो सब आम बेचारे गरीब को आएगी ना, जो शॉल बेचने जाता है। तभी मैंने पिछले सुझाव दिया था, क्योंकि खुद तो आप जेड कैटेगराइज, तो आप जहाँ जाते हो आपको तो पूरी फैसिलिटी है। एक बार जरा उमर साहब किसी शॉल वाले के साथ एक साउथ इंडिया का चक्कर मार रहे हैं, महबूबा जी किसी शॉल वाले के साथ हिमाचल का चक्कर मार, फिर आपको समझ आएगा कि अगली बारी बांटने की राजनीति नहीं करनी है, जोड़ने की राजनीति करनी है, कि कश्मीर के लोग भी पूरे के पूरे हिंदुस्तान, जहाँ से हिंदुस्तान से जो आता है वो भी हिंदुस्तानी है, यहाँ का जो बाहर वो भी हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर कोई अलग प्लेनेट नहीं है जो इन्होंने बनाकर रखा। की पार्टी के हवाले से अगर बात करें, बीजेपी जो है हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम मुख्तलिफ अजला में करती है। क्या पंचायत, डीडीसी या यूएलबी
इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए आपकी तैयारी ग्राउंड पे नहीं, हम इनकी तरह चुनावी बटेर नहीं है जनाब, जो चुनाव के समय में बाहर निकल जाते हैं। यूएलवी, डीडीसी, बीडीसी नाम के जो चीजें हैं, इनको तो हमारे लोगों को तो पहली बार पता लगी, मुझे पहली बार पता लगी कि डीडीसी बीडीसी आपने आज तक सुना था। ये तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पंच सरपंच से बायकॉट कर दिया था, एनसी ने भी किया था, बाद में उमर साहब पछताए थे उसके लिए, क्योंकि इनको लगता है कि गरीब पसमानदा कोई कुलगाम से उठकर कोई कैसे गुपकार के गलियारों में पहुंच जाए, कैसे कोई मुख्यमंत्री मंत्री बन जाए, चाहते नहीं है। इसलिए इन्होंने कभी ये 3 टायर सिस्टम को इन्होंने चलाया नहीं। अब 3 टायर सिस्टम हम ही ने बना कर दिया। जमहूरियत जिसका गला आपने 87 में दबाया था, उसको 5 अगस्त 2019 के बाद अमली जामा पहनाया गया, तो अब इसको आगे चलाएं, करें सभी चुनाव। हमको अगर पंचायत इलेक्शंस आने वाले वक्त में होंगे, यूएलबी के, डीडीसी के, बीजेपी हर सतह पे जो है उठाएंगे। देखिए, बीजेपी का जो कार्यकर्ता आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत बड़ी हमारे पास तादाद है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता कमिटेड कार्यकर्ता है। जो चैलेंजेस हमारे कार्यकर्ता को फेस करना पड़ती है, चाहे वो थ्रेट्स है, उनकी लाइफ को भी थ्रेट्स है, लेकिन वो आज भी एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और एक हाथ में तिरंगा लेकर चलता है, और बड़ी शान से चलता है। क्योंकि ये लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा काम करेगा, वो तो सभी चुनावों में भी पार्टिसिपेट करेगा, इनकी तरह बायकॉट थोड़ी ना करेगा। आपने एनसी के मैनिफेस्टो के हवाले से बात की, हालांकि उमर साहब ने खुद कहा है कि हमारे पास 3.5 साल है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 3 साल या 3.5 सालों में जो है वो अपना मैनिफेस्टो या वो जो वादे उन्होंने लोगों से किए वो पूरा करने में उतरेंगे? जनाब, 60 साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब ये क्या कर लेंगे? उमर साहब को हमने 60-70 साल से इनकी पॉलिटिकल पार्टी को देखा, एक ही काम कर सकते हैं, जो झूठ बोलते थे लिख कर दे दिया, पछता रहे क्यों लिख कर दे दिया। और कश्मीर के लोगों की भी समझ नहीं आती कि वो बेचारे क्यों इनके झूठ में बार बार आते हैं। इन्होंने झूठ ही बोलना है। जो 60-70 साल कुछ नहीं कर सका, तो वो अब क्या करेगा जी? वो कुछ नहीं करेंगे, वो यही करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे। और हाँ, एक काम इन्होंने किया है कि अपने परिवार के जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको नौकरियां दे रहे हैं। बाकी 1 लाख नौकरियों का आता पता नहीं है किसको कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। 42,000 नौकरी मिली थी 4 साल में, हकदार को हक मिला था। एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट बताओ, जैसे इनकी लाखों की बैकडोर अपॉइंटमेंट है। डेली वेजेस इनको रोज रो रहे हैं बेचारे, 25-25 साल उनको बेचारों का खून चूसा है इन्होंने 500-500 रुपए के अंदर। तो जब इनसे पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो ये खुद बोलते हैं उमर साहब, कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, मोदी सरकार चाहती, हमें घुटनों पर ला सकती थी। हम आपकी सोच वाले नहीं है जनाब कि किसी को घुटने पर लाना है। हम तो कहते हैं कि ये देश के हर एक रिसोर्स पे हर एक इंसान का पूरा हक है। इसीलिए उमर साहब को 2013-14 में कितना बजट मिला था, अब कितना मिला है? 2 गुना उससे। और पुलिस का बजट अलग है। अब आपको काम करना नहीं आता, तो हिंदी में बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अंग्रेजी उमर साहब को ज्यादा समझ आती है, तो बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, एंड दिस टाइम टूल इज द असेंबली व्हिच ही इज रियली हेडिंग। सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया के साथ बात करने थैंक यू। आपने डॉक्टर ठाकुर अभिजीत की बात सुनी, और जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है और यहाँ के लोगों को उन्होंने लूटा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि यहाँ के लोग जो हैं वो समझ चुके हैं, और आने वाले वक्त में आप जरूर इसका जवाब देखेंगे। जी मीडिया के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।